अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उपचुनाव का नामांकन आज से प्रारंभ हो गया है और संभवतः देश में आम चुनाव के ठीक पहले का ये अंतिम संसदीय और असेंबली सेगमेंट में मुकाबला है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैक्टर भी हैं जिन पर आज की परिचर्चा में हम नज़र डालेंगे और यूपी की राजनीति में उपचुनाव और उसके इम्पैक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उपचुनाव का आगाज प्रॉपरली हो गया है और आज से नॉमिनेशंस प्रारंभ हो गए हैं, नामांकन। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव 2024 के चुनाव के पहले का एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला है और इस बार का चुनाव वर्टिकली डिवाइडेड है। बहनों भाइयों, एक चीज़ पर आपने ज़रूर गौर किया होगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखिए, जानिए और उससे ज़्यादा समझिए और उस पर चिंतन मनन करिए। यूपी की राजनीति वर्टिकली डिवाइडेड है, दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है। और ये क्रम कब से शुरू हुआ? 2019 से। उसके बाद से यूपी के परिदृश्य में राजनीति दो ध्रुवों में सिमटने लगी है और इनके बीच का मुकाबला बचा है। ये ध्रुव कौन से हैं? एक एंड पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, जहां उसके अलाइज के साथ इस ग्रुप का नेतृत्व कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। दूसरे एंड पे कौन है? समाजवादी पार्टी। उसके पास कौन है? उसके अपने अलाइज पार्टनर। कौन? पश्चिम में जयंत चौधरी, पूरब में उनके पास ओम प्रकाश राजभर थे, निकल गए, लेकिन संजय चौहान बाकी हैं। केशव देव मौर्य भी सेंट्रल यूपी से उनसे अलग हुए हैं, लेकिन ये दोनों का अभी स्टेटस क्लियर नहीं। लेकिन आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है उसमें दो महत्वपूर्ण फैक्टर आपको मिलेंगे। दो सर्वाधिक ताकतवर पार्टी और उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली पार्टियां इरेलीवेंट हो गई हैं, अप्रासंगिक। ये कौन है? ये है बीएसपी, मायावती की पार्टी। 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही और 4 बार उत्तर प्रदेश में हुकूमत करने वाली बहुजन समाज पार्टी इरेलेवेंसी की तरफ बढ़ रही है, अप्रासंगिकता की तरफ बढ़ रही है। वोट शेयर कहाँ से चला था? 29.8% से 2007 में, और आज 2022 में वो कहाँ खड़ी है? 10% वोट शेयर पे। नुकसान कितना? 19% वोट का ये बिखर गया है। बहुजन समाज पार्टी के पतन की कहानी क्या है? भले ही कोई बीएसपी का नेता स्वीकारे नहीं, हकीकत सामने है। सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस पार्टी के पास 2007 में 228 एमएलए रहे हों, आज उस पार्टी के पास महज 1 एमएलए बचा हुआ है, और वो भी अपनी क्षमता के दम पर जीत कर आने वाला, और वो भी कम मार्जिन से जीतने वाले। बहनों भाइयों, बीएसपी के पतन और भारतीय जनता पार्टी के उत्थान की यह कहानी शोध का विषय हो सकती है। और क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी अब उपचुनाव में भी दिलचस्पी नहीं ले रही? लेकिन एक आजमगढ़ का मसला है, वो गुड्डू जमाली ने व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ा था, और यही वजह है कि बीएसपी उपचुनाव में जाने का जोखिम अब नहीं उठा रही है। उठाएगी, नुकसान सामने। और बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं, बल्कि अब एक स्टेप आगे बढ़कर बीजेपी के लिए रिसोर्स का काम कर रही है, ऐसा अपोजिशन की तरफ से आरोप लगता है। इस बार अब जब 24 का मुकाबला होगा, बीएसपी का सब कुछ दांव पर होगा। यही अंतिम और यही बाकी 2024 में डिसाइड हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की क्षमता क्या है और आगे इसका भविष्य क्या है। अब आ जाइए कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय हुकूमत करने वाली पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है। उपचुनाव में कैंडिडेट तो देने की बात दूर की बात है, चुनाव ही नहीं लड़ना, ये समझ में आ गया कांग्रेस को। कांग्रेस के भी पतन की वही कहानी है, देखिएगा, जो बहुजन समाज पार्टी की है। कांग्रेस का पतन हुआ तो खड़ा कौन हुआ? मुलायम सिंह यादव। किस पर पैर रख के मुलायम सिंह आगे बढ़े? कांग्रेस। मायावती किसके दम पर आगे बढ़ी?
कांग्रेस का वोट शेयर छीन कर। तो कांग्रेस जब पतन की तरफ बढ़ी, किसने खींचे वोट? सपा और बसपा। इसीलिए आप देखेंगे 90s पूरा और 2012 तक इस पार्टी की 17 तक हुकूमत। अब समझने का दौर, अब वक्त बदल गया। ये वक्त कब से बदला? 2019 जब सपा बसपा साथ आए, मतदाता को चस्का लग गया वोट डालने का एक तरफ। अब मुकाबले में कौन बचा है? सिर्फ 2 प्लेयर। कोई भी चुनाव हो आप देखिए, ओनली 2, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। तीसरे की गुंजाइश यूपी में खत्म होती है, या इनके पीछे अलाइन हो जाइए, इनसे कुछ सीट ले लीजिए जो अलाइंस पार्टनर कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा कि इस उपचुनाव में क्या होगा। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभी डिंपल यादव के लिए एक ठीक ठाक कैंडिडेट तलाश रही है, ताकि डिंपल यादव को मजबूत मुकाबला दिया जा सके। अब बीजेपी के सामने चैलेंज इस बात का है कि मैनपुरी की सीट वो कैसे जीतेगी, मैनपुरी का मुकाबला वो कैसे करेगी। मैनपुरी बहुत ही प्रतिष्ठापरक सीट है, और अब तो रामपुर खाली हो गया। तो इंटरेस्टिंगली देखिए कि आजमगढ़ और रामपुर पिछली बार खाली हुआ, जीता कौन? बीजेपी। अब मुकाबला होने जा रहा है कहाँ? मैनपुरी, और फिर कहाँ? रामपुर। रामपुर में कहाँ? असेंबली सेगमेंट में। अब मुकाबले में कौन है? फिर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी, और वो दोनों देखिए फिर से इरेलीवेंट हैं। मुकाबले में कौन है? ये दोनों पार्टी। तो क्या 2024 में भी अब ये लॉक कर लिया जाए कि यही इक्वेशन, यही कॉम्बिनेशन, वर्टिकली डिवाइडेड उत्तर प्रदेश का अब यही चुनाव लड़ेगा? बाकी पार्टियों के लिए स्पेस लगभग ख़त्म हो गया है। जवाब है हाँ, अभी के लिए। अब 2024 के पहले कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आज की स्थिति में मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच सिमटा हुआ है, और यही उत्तर प्रदेश की राजनीति की हकीकत है। और मैं बहनों भाइयों फिर कहता हूँ, शोध होना चाहिए। किस विषय पे? बहुजन समाज पार्टी के पतन, कांग्रेस के पतन, और इनसे मिलने वाले लाभ। और अभी आगे देखते जाइए, ये जो 10% वोट है, इसमें से इंटैक्ट कितने परसेंट वाले रहेंगे? इसमें भी हिस्सेदारी अभी बटेगी। कब? अगले चुनाव में। ये कब होता है? जब आप अपने मतदाताओं को लावारिस छोड़ देते हैं, अपने एजेंडा को लावारिस छोड़ देते हैं, आपका संगठन के पास कोई काम नहीं रहता और वो चुनाव में जाते नहीं हैं। तो एक बार मतदाता को आदत लगी तो वो छूटती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। यही मतदाता था जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ सपा या बसपा को चुनता था, आज वही मतदाता किसको चुन रहा है? भारतीय जनता पार्टी को या फिर समाजवादी पार्टी को। ये अंतर है वोटिंग पैटर्न के बिहेवियर का, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद है। रामेश्वर पांडे जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सपा समाजवादी पार्टी से नाहिद लारी जी मौजूद हैं मेरे साथ, और कांग्रेस से उमाशंकर पांडे प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद हैं। रमेश ठाकुर जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन करना है, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सब हिस्सा बने। तो भाई हरीश जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को टक्कर देगी और जवाबी कार्रवाई करेगी कि डिंपल यादव के खिलाफ कोई उतने ही स्टेचर के नेता को लाएगी, लेकिन रात 8 बज चुके हैं, कैंडिडेट नहीं पता अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का अपना तरीका है, अपनी शैली है, और कैंडिडेट भी पार्टी तय करेगी, और मजबूती के साथ जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, वो मैनपुरी हो, रामपुर हो या मुजफ्फरनगर में, तीनों जगह, खतौली, तीनों सीटों पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। पर क्या डिंपल यादव की वजह से आप लोग दबाव महसूस कर रहे हैं और कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, कि लड़ेगा कौन इनके मुकाबले? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि आपको सभी राजनीतिक दलों की करीब करीब कार्यशैली मालूम है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, जिले की इकाई के फीडबैक और प्रदेश में
उन पर चर्चा, और उसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाता है। तो विभिन्न स्तरों पर इस पे चर्चा होने के बाद जी। जो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुकूल होगा, ऐसा निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। आपके मुताबिक चैलेंजेस क्या हैं बीजेपी के सामने इस बार? मैनपुरी, रामपुर, खतौली, लेकिन सर्वाधिक हाई प्रोफाइल जो स्टेक है ना हरीश जी, वो मैनपुरी। नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात सही है, क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सीट रही है, लंबे अरसे से उनका उस सीट पर जी। या तो नेतृत्व करते रहे या जिसको चाहे उसको जीते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे रामपुर हो, चाहे वो मैनपुरी हो, सभी सीटों पर अपने काम के आधार पर, अपनी नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर, अपने संगठन और कार्यकर्ता के आधार पर चुनाव लड़ती है। हम जन जन से संवाद करते हैं, और आज जनता में जागरूकता बहुत है। अब केवल जात पात और चुनावी गुणा गणित पे ही चुनाव नहीं जीता जा सकता। लोग जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि और सरकार चाहते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी पूरे शिद्दत के साथ उसको प्रामाणिक तौर पर करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से सरकार और संगठन दोनों काम कर रहे हैं। जी। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि वो मैनपुरी की जनता हो, वो रामपुर की जनता हो, वो खतौली की जनता हो, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूरी ताकत के साथ जिताएगी और सुशासन और विकास के लिए काम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी। मैं नाहिद लारी जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया नाहिद जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा कार्ड चल दिया, ट्रम्प कार्ड, डिम्पल यादव। अब उनके बाद तो अखिलेश जी ही बचते हैं, अखिलेश जी हैं विधायक। आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को उतारा, और क्या बीजेपी की तरफ से बहुत करारी टक्कर मिलने की उम्मीद रही है, इसलिए आप जीरो रिस्क पे जा रहे हैं ताकि डिम्पल यादव को उतारिए? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी तो कहीं गिनती में है नहीं। अगर आप मैनपुरी की बात करें, फिलहाल ये लोग टाइम बर्बाद कर रहे। देखिए, अभी तक ये लोग बैठकों तक ही सीमित है, चर्चा ही कर रहे, बैठक कर रहे। हमारे कैंडिडेट भी घोषित हो गए और हमारे नेता कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जनता से डायरेक्ट संपर्क कर। और आप जो पूछ रहे हैं कि आदरणीय डिम्पल यादव जी का नाम क्यों घोषित किया, देखिए बात यह है कि मैनपुरी की लाखों लाख सम्मानित जनता ने, जब से माननीय नेताजी का निधन हुआ तब से सपा के शीर्ष नेतृत्व से मुसलसल ये मांग करते रहे ये लोग कि आदरणीय डिम्पल यादव जी को मैनपुरी से चुनाव लड़ाएं। ये एको कर इसको ठीक करा दीजिए। जी मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलती रहे, मैं ठीक करा रहा हूँ। आप ये समझे कि मैनपुरी की सम्मानित जनता आदरणीय नेताजी को बहुत स्नेह करती थी और बहुत सम्मान करती थी। इसीलिए आप देखिए कि जब उनका निधन हुआ तब अपार जनसमूह सड़कों पर आ गए, लाखों लाख लोग सड़कों पर आए। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि ऐसा जनसमूह लास्ट जो है आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का जब निधन हुआ था तब लाखों लाख जनसमूह जो है सड़कों पर आया था। उसके बाद सीधे जो है माननीय नेताजी के अंतिम संस्कार में ऐसा दृश्य देखने को मिला। और मैनपुरी की जनता के दिलों में बसते माननीय अखिलेश यादव जी। तो देखिए, मैनपुरी की जनता तो बहुत खुश है। आपने एक स्टेटमेंट दिया अभी ओपनिंग लाइन में, आपने कहा बीजेपी का मैनपुरी में कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में नेताजी के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी को वोट जानती हैं कितने मिले? 44%, 44%। देखिए ब्रिजेश जी, नेताजी लगभग 1 लाख वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते थे। और मैं ये आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो अभी जो उपचुनाव होने वाला है, ऐतिहासिक जीत होगी माननीय डिम्पल यादव जी की, क्योंकि मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया है कि ऐतिहासिक वोट देकर, ऐतिहासिक बहुमत, ऐतिहासिक वोटों से, रिकॉर्ड मतों से आदरणीय डिम्पल यादव जी को चुनाव जिताएंगे और बीजेपी को करारी हार का सामना देंगे। मैं आपको जो आप अभी जो सेमीफाइनल की भी बात कर, सेमीफाइनल की जो आप बार बार बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको लखीमपुर का उदाहरण दे देती हूँ। लखीमपुर में इतनी हठधर्मिता करने के बाद जो गोला का उपचुनाव हुआ, इतनी हठधर्मिता करने के बाद बीजेपी की तब भी जो है समाजवादी पार्टी को 90,000 वोट मिले। अब अगर आप 90,000 का एवरेज निकाल लीजिए पूरे सूबे से, तो उस हिसाब से सपा को
लगभग 3.25 करोड़ या 4 करोड़ वोट मिले। और अभी 6 महीने अरे पहले ऐसा नहीं विधानसभा होता कि चुनाव आप हुए। एक सीट का नहीं, एवरेज आप निकाल मुझे लें मेरी और फिर बात- नहीं, कहें कि हर जगह एक हमें इतने ही average- वोट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होता नहीं मैडम। नहीं ब्रिजेश जी, एक एवरेज निकलता है। आप ये देखिए ना कि अभी 6 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, हमने जो हमारे पास जो पहले से सीटें थी वो तो बरकरार रखी, लेकिन बीजेपी की 80 सीटें, जीती हुई सीटें हमने छीन ली। हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा और हमारी सीटें भी बढ़ी। बीजेपी की सीटें भी घटी और वोट परसेंटेज भी घटा। तब हमें वोट मिले थे 3 करोड़। पर और उस हिसाब से बीजेपी अगर मैं आपको के लखीमपुर रूप का में एक एग्जाम्पल बड़ा दूं तो हमें- चैलेंज आपके पास मैनपुरी में भी होगा, रामपुर में भी होगा, और खतौली तो बीजेपी विधायक ने छोड़ी है सीट ना, वहां भी मुकाबला। नहीं नहीं, देखिए मैनपुरी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने आपको बताया करारी हार होगी। और अगर आप रामपुर की बात करें तो रामपुर की जनता तो इतनी आक्रोशित है बीजेपी से कि बार बार जिस प्रकार से ये लोग वहां पर माहौल क्रिएट करते हैं कि बार बार वहां चुनाव हो। और आजम साहब को वहां की जनता की अदालत ने 40 साल से जिताया, आप ये समझे। और अनेकों बार बीजेपी की जमानत जब्त हुई है, यहाँ तक हजार वोटों पर सिमट गई बीजेपी। ये बौखलाहट में बीजेपी बार बार न्यायालय में तोड़ मरोड़ के बातों को रखती है, मुकदमे पे मुकदमे करती है। जब किसी न्यायालय से इनके पक्ष में राहत में कोई फैसला आ जाता है तो ये जश्न मनाने लग जाते हैं। और फिर उच्च न्यायालय से जैसे ही मात मिलती है तो मुंह लटका कर बैठ जाते हैं। अब देखिए रामपुर की जनता ने तय कर लिया है कि जो चुनाव होगा उसमें भारी बहुमत से, अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा Thank you. चुनाव, उसमें आजम साहब को जेल में थे तो 60% वोट ले लिए। और अब तो जनता ने तय कर लिया कि इससे भी आगे बढ़कर, इससे भी आगे 70-80% वोटों से आजम साहब और समाजवादी पार्टी। आपका धन्यवाद नाही जी, बहुत शुक्रिया। आपका तो कॉन्फिडेंस ही देखने लायक है। 90,000 सीट मिली, आपने कहा इसको गुणा कर दीजिए, हमको 3.25 करोड़ वोट मिले। वाह मैं उमस, थैंक यू। अगले राउंड में कह लीजिएगा। शुक्रिया आपका। देखिए तर्क और तथ्य होने चाहिए, जनता को कहानी सुनाना आना चाहिए। आप लोग को आता है, बढ़िया कहानी सुना लेते हैं। पब्लिक को यही चाहिए, कहानी। उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। उमाशंकर जी शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि हम वही वाला सवाल पूछेंगे, तो मैं वो वाला सवाल नहीं पूछूंगा। मेरा ये पूछने का मतलब है, देखिए आज समझ भी गए कि क्या सवाल था, खैर नहीं पूछूंगा। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डिम्पल यादव के समर्थन का पत्र कब जारी करिएगा? देखिए, ये आपने उस दिन मुझसे पूछा था कि कांग्रेस पार्टी कब निर्णय लेगी। मैंने बताया था आपको, और अगले ही दिन वो निर्णय कांग्रेस का आ गया। ये निर्णय कांग्रेस का हाईकमान लेगा और वो भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। हाँ, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि मैनपुरी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सीट थी और कांग्रेस ने परंपरा के तहत वहाँ पर ना पिछली बार अपना कैंडिडेट दिया था, ना उसके पहले जब भी मुलायम सिंह जी लड़े। अब रही बात, मैं आपका सुन रहा था। देखिए ब्रजेश जी, ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये ना फाइनल है ना सेमीफाइनल है। ये मजबूरी का एक ऐसा चुनाव है जो हो रहा है ना। अच्छा देखो, ये ओपन डेमोक्रेटिक डिबेट है। मेरी कौन सी बात बुरी लगी इस पे आप बोल सकते हो, कोई सुन। नहीं, मैं बुरा तो मुझे कुछ लगा ही नहीं। आपका अधिकार है ब्रजेश जी। देखिए, ये सीट भाजपा हार जाएगी, हो सकता है सपा जीत जाए, लेकिन इस चुनाव में जो आगे के चुनाव में उभर के आने वाला है, यानी कि 24 में और नगर निकाय के चुनाव में, वो पार्टी है कांग्रेस। क्योंकि जनता का जो मिजाज है ब्रजेश जी, वो बदल चुका है ना। अब लोगों को एक एविडेंस दो कि जनता का मिजाज मैं बता रहा हूं, मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा, तथ्यों के साथ बात करूंगा। देखिए, आप देखिए, पीछे 2 उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, जिसमें गोरखपुर भी शामिल था। वो चुनाव 18 में हुआ था। हाँ, उसके 18 में हुआ ना, तो बाद पानी बह चुका है। नहीं, 19 में लोकसभा हुआ। हाँ। लेकिन क्या जब सपा 2 सीटें जीत गई थी, तो क्या कैराना और गोरखपुर, तो क्या उसका कोई फायदा अगले 19 में दिखाई दिया? आपने कहा एविडेंस, तो मैंने कान खड़े कर दिए कि कोई एविडेंस होगा। अब आप 18 की कहानी सुना रहे हो। नहीं, देखिए, वो कोई पैमाना नहीं होता। नहीं तो सपा 2 सीटें जीती थी तो भाजपा फिर नहीं आती। और दूसरी बात सुनिए आप ब्रजेश जी, देखिए 2002 का विधानसभा चुनाव देखिए, भाजपा को सीटें कितनी मिली थी? 88। उसके बाद 5 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव हुआ, 7 में भाजपा को सीटें कितनी मिली? 51। फिर 5 साल बाद चुनाव हुआ, 12 में भाजपा को सीटें कितनी मिली? 47। मतलब 3 चुनाव में भाजपा लगातार घटती रही। लेकिन जब 17 का चुनाव हुआ तो भाजपा ने सारे आंकड़ों को फेल करके 2017 में 300 पार कर गए।
ये बिल्कुल जी यही 2014, जी। 2017, 2019, हाँ। 2022 जी, सबको फैक्ट पता है। हाँ पता है ना। तो आपने आप मुझसे कहा मैं एविडेंस देता हूं। एविडेंस ही तो है। लाइए एविडेंस। भाजपा लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाके बिल्कुल टॉप मोस्ट पहुंच गई। कांग्रेस लगातार डिक्रीज करते हुए टॉप मोस्ट में आ रही है। भाजपा को 10 सीट मिले 2004। अच्छा चलो, कांग्रेस का तो आपने बता दिया। ये बताओ, ये जो समाजवादी पार्टी है, ये मुख्य विपक्षी दल की भूमिका ठीक से निभा रही कि नहीं? देखिए ब्रजेश जी, मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से अब रीजनल पार्टियों का दौर खत्म होने जा रहा है। मायावती जी खत्म हो चुकी हैं। सपा अभी उपचुनाव है, मैं ये नहीं कहूंगा। पांडे जी कॉन्फिडेंस हो तो आप जैसा खुद कॉन्फिडेंस खत्म नहीं, हो रहे हो, ब्रजेश जी, लेकिन हम लोग दूसरे को कह रहे हो तुम खत्म। देखिए ब्रजेश मतलब जी, गजब कॉन्फिडेंस है। ब्रजेश मैं जी- आपका मतलब सम्मान करूंगा अलग से। नहीं 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 नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम आपके भाई हैं, छोटे भाई हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन मैं आपको जमीन की हकीकत बता रहा हूं। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग ट्विटर और फेसबुक पर नहीं है। हम घरों से निकलते हैं, लाठियां खाते पांडे हैं, जी। मुकदमे झेलते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जनता का रुझान बदल चुका है। तो उत्तर प्रदेश सपा वाले वोट नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा तमाम पार्टियां इररेलीवेंट हो रही हैं, अप्रासंगिक हो रही हैं। अगला चुनाव वर्टिकली बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी बुरी तरीके से एक एविडेंस दे दो, बस एक एविडेंस। मैंने जो इतने ये सारे तथ्य कह रहे हो ना एविडेंस दे कि दिया। ये खत्म हो रहे हैं और हम हाँ। लड़ रहे हैं। आप देखिए ब्रजेश जी, एक मैं सिंगल बता एविडेंस। रहा हूं। देखिए, आप उत्तर प्रदेश की जनता की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। ओहो। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये सब उत्तर प्रदेश का जैसे ही फेल सवाल है। किया कूद के बाउंड्री नहीं, के दूसरे ये तरफ बैठ सारे- गए आप देखिए, एक महंगाई- एविडेंस मांगा था ना बस पांडे आदमी- जी। देखिए, उत्तर प्रदेश का 90% जनता महंगाई से बेहाल है, बेरोजगारी से युवा परेशान है। जब आवाज उठा रहा है, उसको लाठियां मिल पांडे रही जी, हैं, सुनो। उसको जेल मिल पांडे रहा जी, है। और जब हारो आपने तो चिंतन सपा- करो कि क्यों हार रहे हैं। हाँ, चिंतन। यही तो बता रहा हूं। सपा मनन। और बसपा, आप कह रहे हैं सपा मुख्य विपक्ष है, तो कभी अखिलेश यादव जी को आपने संघर्ष करते हुए देखा? राहुल आप गांधी ही पीछे लाइन राहुल में लगे गांधी हो जी को समाजवादी पार्टी के, उनके कन्याकुमारी कह रहे हो से हम कश्मीर उनके तक खिलाफ चुनाव नहीं भारत लड़ते जोड़ो हैं। यात्रा लेकर और निकले सवाल पूछ रहे हो अखिलेश यादव पे। नहीं, मैं अखिलेश या यादव तो झंडा उठाओ और मैं- कह दो अब की बार मैनपुरी में फला चुनाव लड़ेगा, जीत लेंगे। नहीं, या तो ये बोलो, मैंने कह दिया और मुलायम या सिंह सपा के यादव झंडे जी के नीचे हम खड़े हो जाओ। सबके सम्मानित नेता रहे, और पहले भी परंपरा। कांग्रेस देखिए, दो बातें कभी नहीं करती। कांग्रेस एक ही बात करती है। आज कंट्राडिक्शन बहुत है पारंपरिक पांडे बात जी है। आपकी बात में। नहीं, कोई कंट्राडिक्शन। हमने कहा मुलायम सिंह जी को समर्थन करते रहे हैं, कर रहे हैं समर्थन, जी। लेकिन हमने वहां कैंडिडेट नहीं उतारा। निर्णय क्या होगा हाईकमान तय करेगा। लेकिन ब्रजेश जी, आप समझिए, क्या रामपुर में उत्तर चुनाव प्रदेश लड़ेंगे? के जनमानस का नजरिया बदल चुका है। ठीक। उत्तर प्रदेश में कोई रीजनल पार्टी की लड़ाई नहीं है। मैं तो अब आपके कॉन्फिडेंस के नजरिए का मतलब ये कॉन्फिडेंस देखिए, अप्रिशिएट जनता कर। ही बस देती मुझे है। इतना एक सवाल का जवाब दे दो। ब्रजेश जी, हरीश जी confidence जानना जनता चाहते हैं, देती सुन तो लो आप। जी। हरीश जी जानना चाहते हैं कि रामपुर लड़ोगे क्या और खतौली? कांग्रेस ने तो डिक्लेयर कर दिया। अब हरीश जी को नहीं पता है, अपडेटेड नहीं रहते हैं। कांग्रेस ने तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हम नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन हम नगर निकाय न और मैनपुरी लड़ोगे, न रामपुर लड़ोगे, न खतौली लड़ोगे। भैया गोला में भी गोल हो गए। और सबको ऐसे कह रहे हो कि तुम खत्म हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम इरेलीवेंट तो हो हमने तो जाओगे। कह दिया ना ब्रजेश मतलब- जी, नगर निकाय लड़ रहे हैं, जीत के आएंगे। 2024 का लोकसभा लड़ेंगे, उसी की हमारी तैयारी है। ये तो हमने पिछली बार भी कहा, फिर कह रहे हैं। और आप देखिए, कांग्रेस की यही आप रणनीति बाकी है। पार्टी के प्रवक्ताओं की क्लास दिया करो कि जब फंस जाओ और कुछ न रहे तो कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए। ब्रजेश थैंक जी, यू, शुक्रिया कॉन्फिडेंस आपका। सिर्फ जनता मैं देती रामेश्वर है, पांडे और जी। जनता ने ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस को दिया है कि आगे के चुनाव सिर्फ कांग्रेस के चुनाव है, वो भी भाजपा पांडे के जी, खिलाफ। आपके बाकी कॉन्फिडेंस रीजनल को सराहा है पार्टियां मैंने। irrelevant। आप इतना उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? उद्वेलित मैं- नहीं, मैं रामेश्वर जी से बात देखिए, कर लूं जनता थोड़ा? ब्रजेश आप जी, थोड़ी जब जनता अनुमति दीजिए। कॉन्फिडेंस देता है तो अपने आप भावनाएं उबाल पर नहीं होती नहीं, ही आपकी हैं। भावना उबाल पे है, बस ये आप वाली उबाल पार्टी को भी चली जाए, शिफ्ट हो जाती ना, तो थोड़ा मतलब ये नाहिद जी जो इतना 3570 किलोमीटर की पदयात्रा करने का हिम्मत मादा पूरे विश्व में आज तक किसी ने नेता ने नहीं दिखाया। ये पांडे जी उस सिर्फ पर राहुल करूंगा गांधी जी डिबेट कर ना। पाए। ब्रजेश जी, आज ही सब पत्ते काहे खोल दे रहे हो? रामेश्वर जी, आप मुझे बताइए सर, ये उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसकी स्थिति क्या है? हरीश जी, आऊंगा आपके पास, आप पांडे जी को पूरा जवाब देना। पांडे जी ने बड़े दिलचस्प मुद्दे उठाए। अभी रामेश्वर जी की नहीं, बारी मैं बोली। आपसे ही कह रहा हूं कि पांडे जी से पूछ लीजिए कि 80 कैंडिडेट लड़ने के लिए कोई तैयार है,
कांग्रेस की अब ऐसा भी ना कहिए हरीश जी, ऐसी हमने बात तो नहीं। हमेशा लड़ा है ब्रजेश जी, ये तो हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, इनके कैंडिडेट तो उधार के हैं, इनके पास तो है ही नहीं उधार के पांडे जी कैंडिडेट, रुक जाओ। मुख्यमंत्री तक उधार नहीं, के हैं, अच्छा, ठीक है। केंद्रीय मंत्री तक उधार पांडे के जी हैं, गो अहेड, कांग्रेस से उधार थोड़ा लेके बाई हैं। इलेक्शन पर मैं आपका एनालिसिस समझना चाहता हूँ। रामेश्वर जी गो अहेड। जी हाँ, देखिए ब्रजेश जी, 3 सीटें पांडे जो जी हैं, आज तो कमाल कर। 3 सीटें जो हैं 2 सपा की है और तीसरी सीट इस बार भाजपा के पास थी, लेकिन सामाजिक समीकरण वही हैं जो पिछले चुनाव में थे। लेकिन रालोद के सामने चुनौती है और जो ज़मीनी सूचनाएं हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी सी नाराज़गी है सैनी साहब के काम को लेकर, तो वहाँ भी एक मोर्चा लगेगा और रालोद मजबूती से लड़ेंगे। इस चुनाव में जैसा आपने कहा कि सेमीफाइनल का संदेश नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये सपा की मजबूत गढ़ है, भले 44% भाजपा को वोट मिला है, लेकिन अगर अखिलेश जी ने वो गलती नहीं की जो आजमगढ़ गए ही नहीं, उतना थोड़ा इजी ले लिया, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है सपा इसे इजी नहीं ले रही है। यही वजह है कि डिम्पल को लाया गया। पहले वहाँ एक चिंतन था कि किसी दूसरे को भी लड़ाया जाए, लेकिन फिर परिवार का ही कोई जाए तब ये सीट बची रह सकती है, क्योंकि सपा के सामने चुनौती थी जी कि आजमगढ़ की तरह अगर सपा की यह सीट चली गई तो एक दूरगामी सेमीफाइनल का जो संकेत आप कह रहे हैं वो जाता। इसलिए सपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती मैनपुरी को लेकर, और अगर सपा इस चुनाव को थोड़े मार्जिन से जीते तो अच्छा सर, या कल भी हार मैंने जाए एक डिबेट तो- की थी कि डिम्पल यादव का जो कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, मैंने तब केपी मलिक जी मेरे साथ कल थे, मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि आप भी बहुत यूपी की पॉलिटिक्स को समझते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी किस तरह से रिएक्ट करेगा? जी, मैनपुरी किस तरह से रिएक्ट करेगा नेताजी के निधन के पश्चात वोटिंग के मामले में? देखिए, जो नेताजी के सारे रहने के बावजूद उनके सारे मदद और नेताजी मैनपुरी को सींचते रहे हैं, उसके बावजूद उनके खिलाफ वोट पड़ते रहे हैं और हर बार जीतने के लिए जोर लगाना पड़ा है। नेताजी इस बार नहीं है, एक सहानुभूति का फैक्टर आएगा सामने, सहानुभूति का फैक्टर आएगा, लेकिन आप सपा इतनी सतर्क है कि वो जानती है कि सिर्फ सहानुभूति फैक्टर पर मैनपुरी का जंग नहीं जीता जा सकता, वरना वो इजी गोइंग जाते। परिवार के बहू को खड़ा किया है, सारी ताकत लगाएंगे, क्योंकि यह संदेश नहीं देना चाहेंगे कि मैनपुरी हार गए, इसका मतलब कि अगला सेमीफाइनल और फाइनल का एक संकेत जाएगा और राजनीतिक समीकरण उस तरह दिखने लगेंगे। इसलिए सपा रामपुर जी को चुनौती मान रहे हैं, आजम खां वो सारी ताकत लगाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं रमेश ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। रमेश जी बहुत शुक्रिया, आपने सबकी बात सुनी अभी। मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूं कि ये बाई इलेक्शन बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये जो बीएसपी और कांग्रेस की हालत होती जा रही है, इस पर भी आपकी ओपिनियन। देखिए ब्रजेश जी, 2019 के बाद में और 2022 के बाद में जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे अगर बात करें, तो उसमें जो जीत हासिल करती आई है लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे उसमें आजमगढ़ हो, रामपुर हो, तो उसके बाद में इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एक पुरानी मिथ्या को तोड़ा है कि बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी कमजोर रहती है, हारती नहीं है। उसके बाद में पहाड़ी राज्यों में अदला बदली 5 साल ये सरकार रहती है, 5 साल दूसरी पार्टी की रहती है। वो चीज़ों को तोड़ने के बाद अब पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में सामने आई है। अब जो
कल परसों जो रिजल्ट आया है 6 राज्यों में 7 जो विधानसभा की सीटें हुई है जिसमें गोला भी है, तो वो 4/3 का जो रेशो रहा, उसके बाद में तो इनको मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ दिल्ली में इनके सेंट्रल कार्यालय में देख रहे हैं कि कितना इनका कॉन्फिडेंस है। अब बात आ जाती है मौजूदा चुनाव को लेके, जो विशेष तौर पे नजर बनी हुई है मैनपुरी पे। तो उसमें देखो ये जो चुनाव है भावुकता का है, श्रद्धांजलि का है, और मुझे लग रहा है सहानुभूति का ज्यादा है। अब इसमें 2019 के आंकड़े को जरूर देखा जाएगा। 2019 में नेताजी का ठीक है गढ़ जरूर रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ जरूर रहा है, लेकिन उस समय बड़ी आफत हो गई थी, ज्यादा मार्जिन से नहीं जीते थे। और दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट उस समय सामने था, तो उनको 40-45% वोट मिला था, तो वो कम नहीं था। जो टक्कर थी वो नेट टू नेट कांटे की टक्कर थी। अब इसमें क्या एक बात और निकल के ब्रजेश जी आ रही है जो बारीक से हमें आज सुनने को मिली है, हो सकता है क्योंकि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो अलग है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ पता नहीं चल पाता वो कब क्या फैसले लें। तो इस बार मैनपुरी की सीट पे ये चुनाव है, इस पे भी एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो बंद कमरों से बाहर अभी चीजें नहीं निकल के आई हैं, लेकिन कुछ चीजें पता चली है। वो ये है कि हो सकता है कि यहाँ एक भावुकता वाला कार्ड नरेंद्र मोदी जी अपने स्तर से खेलें। वो इसलिए कि 2024 बिल्कुल नजदीक है, 1.5 साल का समय है, कि इस सीट से जनता को मैसेज देने के लिए इनका कोई कैंडिडेट ही ना उतारा जाए, ताकि ये कह दिया जाए कि नहीं, हम नेताजी का बड़ा सम्मान करते हैं। विशेष तौर पे कई बार मोदी जी कह चुके कि मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, अब अभिभावक जैसे उनसे रहे, हो सकता उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए ये लोग ये सीट पे कुर्बानी दें, लेकिन इस कुर्बानी के लिए इनको बहुत फायदा होगा। इस तरह की चीजें ये तो नया फैक्टर लेकर आ पाए, ये फैक्टर तो अब तक किसी ने नहीं बोला। ये तो आप नई स्टोरी लेकर आ गए कि कैंडिडेट ही नहीं देगी बीजेपी। स्टोरी नहीं है ये हाँ इन्होंने ये कुछ यहाँ सुगबुगाहट हो रही है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के कार्यालय में कि हो सकता है ये कैंडिडेट ही ना उतारे, कि श्रद्धांजलि देने के लिए, एक उनको सम्मान देने के लिए ये सीट छोड़ दो। अब उसमें अगर देखा जाए, जो इसमें मैच्योर पॉलिटिक्स की एक तस्वीर इस समय जो अखिलेश यादव ने पेश की है, वो देखने वाली बात है। इन्होंने हल्के में नहीं लिया इस चुनाव को। यहाँ पे शिवपाल यादव को भी चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी, दूसरे भी कैंडिडेट को भी चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी। अभी रामेश्वर सर ने सही कहा कि एक गलती इन्होंने जो आजमगढ़ में करी थी कि कैंडिडेट जो उस समय निरहुआ के सामने था बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, वो प्रचलित नहीं था। अगर होता तो धर्मेंद्र यादव से बड़ा कैंडिडेट कौन होगा? इस सीट को बचाने के लिए ये कोई मतलब गलती फैमिली के मजबूत लोगों में से एक। अब धर्मेंद्र देखो नहीं, ब्रजेश जी फैमिली के लोग तो और भी सारे हैं, कई सारे लोग हैं। अब उनका एक जब चुनाव में लड़ने जाते हैं, वो हाउ कैन रोक जिस तरीके से कहते हैं तो उपहास उड़ाया जाता, तो कई सारी चीजें ऐसी निकल के आई थी। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 की पॉलिटिक्स में, चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? देखिए, बाई इलेक्शन में आज से नामांकन शुरू हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर 18 तारीख तक नामांकन चलेगा। अगर आप मैनपुरी का छोड़ दीजिए तो अभी खतौली और रामपुर दोनों जगहों पर ना भाजपा ने ना सपा ने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। और स्वाभाविक है कि एक जगह पर आजम खां का परिवार है और एक जगह पर जिसकी विधायकी गई है उसके परिवार को टिकट देंगे, लेकिन विधानसभा से ज़्यादा लड़ाई मैनपुरी की है। रोचक है। हालांकि इस चुनाव से कोई परसेप्शन बनेगा 2024 का, इसको आप बहुत महत्व नहीं दे सकते। हमने देखा है कि जब 2019 में फूलपुर में और गोरखपुर में दोनों जगह बीजेपी उपचुनाव हार गई, उसके बावजूद भी वो लोकसभा के चुनाव में जीती। तो ये इस लोकसभा के चुनाव को आप मुलायम परिवार के बीच किस तरह का सामंजस्य होगा, कौन लड़ सकता है, इस पर तो चर्चा हो सकती है। लेकिन डिम्पल यादव के लिए और अखिलेश यादव के लिए भी इससे ज़्यादा सेफ सीट अब कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में। तो कैंडिडेट और इससे बड़ा कोई समाजवादी पार्टी में था भी नहीं। हाँ, बीजेपी खतौली में और रामपुर में कोई रिस्क नहीं लेगी, और जैसे उसने लोकसभा उपचुनाव नहीं लिया था रामपुर में,
कि ना वोट पड़े ना रिस्क बढ़े। तो वोटें न पड़े, इसी नौबत आ जाए तो हार जीत की कोई संभावना खत्म हो जाए। लोग सेमीफाइनल, देखिए सियासत में तो हर चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फाइनल हो या सेमीफाइनल हो, लेकिन इतनी जरूर है कि मैनपुरी का एक इमोशनल मामला है। वहाँ पर मुलायम की बहू है जो समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतार दिया है, और समाजवादी परिवार का विरासत है। उसी जिले से चाचा विधायक हैं, डिम्पल यादव के पति अखिलेश यादव विधायक हैं। तो कितने लोग वहाँ पर सपा के वहाँ पर इकट्ठा हैं। बीजेपी के पास एक मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो मैनपुरी से आते हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। बीजेपी कोई ना मिले तो उन्हीं को लड़ा दे, कई बार लड़ाई है, तो वो भी ठीक ठाक लड़ जाएंगे। बाकी हम लोग खतौली और रामपुर से, आजम खां वाली सीट से बहुत उम्मीद नहीं करते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सियासत में देखिए लगातार उपचुनाव जीत रही है, उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। और आजम खां के मामले में कोर्ट से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन फिर वो गच्चा खा गया। तो अब रही सही कसर कुछ बची थी जीवंतता की, वो खत्म हो गई। हाँ, विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जो जरूर उत्तर प्रदेश में 30 साल से 33 साल से बाहर हैं सत्ता से, लेकिन वो कहते हैं कि हम बहुत परिवर्तन ला रहे हैं, जिसके कैंडिडेट को जमानत भर का वोट भी नहीं मिलता, और वो जनता भी जानती है कि इनको वोट देकर वोट बेकार करना है। वो लोग उपचुनाव और देश में परिवर्तन की बात करते हैं। अभी उनके सामने बहुत सारे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका झारखंड, बिहार, बंगाल। अब ये देखिए बीजेपी के लिए चुनाव ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, 2024 का चुनाव लड़ेगी जी। 303 सीटें हैं लोकसभा में। कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है, कितनी सीटें वो कम कर पाएगी। और दूसरा, ओवैसी भी तो आएंगे लड़ने, आज नहीं लड़ रहे ओवैसी, लोकसभा में आएंगे तो वोट तो सब मुसलमान के वैसे बिखर जाएगा, कट जाएगा। बीजेपी के लिए 2024 में भी ब्रजेश जी कोई बाधा नहीं दिखती है। और वो जैसे गुजरात में भी चुनाव हो रहा है, वहाँ भी लोग कह रहे हैं बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी, तो उसी तरह की स्थिति यहाँ भी चल रही है। हिंदू मुसलमान की जो बैटिंग की पिच है वो बेरोजगारी को, महंगाई को, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों को दबा देता है, और उस पर नाबाद बल्लेबाजी चल रही है बीजेपी की, नॉट आउट चल रहा है मामला। उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल रहा है चुनाव में, आगे भी मिलेगा। अच्छा, 24 में हम कहते हैं कि ओवैसी के छोड़ दीजिए, तो राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर बनवा रही बीजेपी, काशी है, मथुरा है, धार्मिक मुद्दे बहुत सारे हैं उनके पास। और बीजेपी से कुछ पार्टियां इतनी डरी हैं कि वो कह रही कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, बस खाली सीबीआई और ईडी को हमसे दूर रखो। तो जब इतना तरह की है पार्टियां उत्तर प्रदेश में, तो एक साहित्यकार ने लिखा है, चुनाव तो देखिए हमेशा होता है, ध्रुवीकरण होता है, तमाम सारी बातें होती है, आलोचना होती है, लेकिन जनता तो वोट देती है ना। एक साहित्यकार ने लिखा, जब चुनाव आता है तो क्या क्या होता है कि सच को पर्दे में रखो और झूठ को नंगा कर दो, चुनाव आ रहा है, चलो फिर कोई दंगा कर दो, और चलो किसी घटना पर कड़ी निंदा की जाए, चलो अब सर की टोपी को फिर से तिरंगा कर दो, और ज़्यादा कुछ नहीं, पुराने वादों को नया करना है, उड़ान को सस्ती कर दो, भूख को महंगा कर दो, और यूँ आवाज़ भारी कर आंसुओं का ड्रामा जारी रहे, जो बच जाए कुछ नदी नालों को गंगा कर दो। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं रुख करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव का। हरीश जी, कांग्रेस के क्लेम सुने आपने, आप कुछ उस वक्त कहना चाह रहे थे, तो मैं आपको मौका देता हूं, अब आप पांडे जी को थोड़ा जवाब दे दो। देखिए, नाहिद जी हों या पांडे साहब हों, आत्मविश्वास अच्छी बात है, आत्मविश्वास होना भी चाहिए,
लेकिन जो धरातलीय सच्चाई है उसको नजरअंदाज करके मुझे लगता है कि कोई परिणाम सामने आएगा क्या, ये तो खैर भविष्य के गर्त में है, भविष्य ही बताएगा। और परंतु जो कांग्रेस की स्थिति है या जो वर्तमान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार का काम है, वो जनता की जो लोकतंत्र की जो असली मायने हैं, जन सरोकारों की प्रतिबद्धता, उसको पूरी तरह से निभा रहा है, इसलिए जनता साथ में खड़ी। नाहिद जी महंगाई की बात कर रही थी। महंगाई भी मीडिया की रिपोर्ट है कि लगभग इस तिमाही में 1% की लगभग कमी आई है। रोजगार परक जो क्षेत्र है उसमें जो बैंकिंग ऋण है वो तेजी के साथ बढ़े हैं, तो रोजगार के अरे वो थ्योरी आपने सुनी जो रमेश ठाकुर ने बताई कि बीजेपी जो है ये सीट की कुर्बानी दे सकती है? देखिए ठीक है, अपने अपने सबके विश्लेषण है। ऐसा है क्या पॉसिबिलिटी? देखिए मुझे तो मैं तो ये नेतृत्व बल की बात है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट छोड़ने जा रही है या इस तरह की बात। परंतु ये नेतृत्व की बात है, हमारी परिधि से बाहर की बात है कि मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं। जी, मैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जो। थैंक यू हरीश जी, शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। इस राउंड में थोड़ा थोड़ा वक्त का अभाव है, आप लोग संक्षेप में बात रखें। नाहिद लारी जी, समाजवादी पार्टी के लिए इजी केक वॉक नहीं है मैनपुरी का चुनाव। उसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया कि 44% वोट तब था जब बहुजन समाज पार्टी भी आपके साथ खड़ी थी और मैनपुरी में बहन जी वोट मांगने गई थी। देखिए ब्रिजेश जी, मैंने अभी आपको बताया कि अभी 6 महीने पूर्व यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ है। समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ी और वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। हमने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली है और बीजेपी का वोट परसेंटेज भी घटा है, सीटें भी घटी है। आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता आसमान छू रही। और जो आप बार बार बात करें कि आखिर मैनपुरी से आदरणीय डिम्पल यादव जी को टिकट दिया, तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं उजागर करना चाहती हूँ कि माननीय, और मैं इस बात की साक्षात गवाह भी हूँ, माननीय नेताजी अक्सर कहते थे कि मैनपुरी की जनता उनको बहुत ज्यादा स्नेह करती है और बहुत ज्यादा सम्मान करती है। और उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, अनेकों बार ये कहा। और उन्होंने ये भी बात कही कि मेरे बाद यहाँ चूंकि मैनपुरी की जनता हमें इतना सम्मान करती है, तो मेरे बाद इस सीट पर, मैनपुरी सीट पर, या तो मेरे बेटे अखिलेश चुनाव लड़ेंगे या मेरी बहू डिम्पल चुनाव लड़ेगी। ये माननीय नेताजी कहते थे। और अभी जो मैं आपके चैनल में सुन रही थी, उमाशंकर पांडे हमारे कांग्रेस, हाँ बहुत जरूरी है इनको जवाब देना। ये तो कह रहे थे कि आप लोग खत्म हो रहे हो। जी, ये मेरे भाई समान है, लेकिन आज मैं अनेकों बार उनको चैनलों पर सुन चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके चैनल पर कह देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से वो माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जो अपमान भरे शब्दों या नफरत भरी बातों से संबोधित करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, ये माननीय अखिलेश यादव जी के बहाने दरअसल समस्त पिछड़े दलित समाज को अपमानित करना चाहते हैं। ये इनकी नफरत है पिछड़े दलितों के प्रति, जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि पिछड़े दलितों की आबादी 72% है देश में। केवल पिछड़े दलित ही केवल और केवल भारत के मूलवासी है। इस तरह से अच्छा, ये आपको बुरा भी कह रहे हैं और आपके खिलाफ प्रत्याशी भी नहीं दे रहे हैं। ये लव हेट का रिलेशन क्यों है आप लोगों में? नहीं, आप देखिए, कांग्रेस में रामपुर से भी जुड़ी हूँ। कांग्रेस का आप बात समझिए, कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव भी जो लड़ा है वो रामपुर में कांग्रेस और बीजेपी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा है। ओके, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। ये बीजेपी के साथ मिलकर। अच्छा देखिए, खत्म कांग्रेस खुद हो रही है, लेकिन कह रही है आप लोग खत्म हो रहे हो। वो आपको बुरा बोल रहे हैं, खुद नीचे चले गए, लेकिन कह रहे हैं नहीं तुम खत्म हो रहे हो। देखिए आप बात देखिए, कांग्रेस की अगर उत्तर प्रदेश में बात करिए तो आखिर इनको विचार करना पड़ेगा कि इनकी पतन की आखिर रीजन क्या है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं। अगर आप केवल पांडे जी की बातों पर ध्यान दीजिए, तो अगर उन्होंने एक शब्द बीजेपी के खिलाफ बोला होगा तो कम से कम 10 शब्द उन्होंने सपा के खिलाफ बोला होगा। इनकी लड़ाई सत्ता पार्टी से नहीं है, जबकि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पार्टी की कमियों को उजागर करें। सत्ता पार्टी बहुत ही करारा वार किया उमाशंकर पांडे जी।
नाहिद लारी ने बहुत करारा वार किया है आप पे। अब कुछ तो बड़े वैलिड पॉइंट उठाए हैं। थैंक यू नाहिद जी। आप पांडे जी का सवाल जवाब सुनो। ब्रिजेश जी केवल एक सेकंड और अच्छा, बोलिए, इसीलिए बोलिए। आप देखिए जो अभी विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की 390 सीटों पर जमानत हुई जब्त हुई और बीएसपी की 287 सीट्स पर जमानत जब्त हुई। पांडे जी, और थैंक यू मैडम, 2024 थैंक की यू। 2024 की बहुत बात शुक्रिया बात आपका। कर रहे आप हैं, तसल्ली से तो सुने। सीधी लड़ाई होगी आपके टाइम कोई नहीं बोला, आप जवाब सुनिए। ममता जी, नीतीश जी और बीजेपी थैंक यू, कठपुतली थैंक पार्टियों यू, के बीच में। थैंक और यू, बीजेपी थैंक यू, 2024 में 24 सेकंड में धराशायी हो जाएगी। थैंक यू, पूरे देश से बीजेपी थैंक को यू, 24 सीटें मिल जाए तो बड़ी बात। थैंक यू। पांडे जी, ये तो गजब बेइज्जती है। देखिए ब्रजेश जी, नाहिद लारी जी निश्चित रूप से बहन है, टूट पड़ी है लेकिन- आपके ऊपर एकदम। हाँ हाँ, नहीं, उनका हक है, प्रवक्ता है पार्टी की। देखिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई छुप नहीं सकती। ब्रजेश जी, आप बताइए मुझे, मुलायम सिंह जी के साथ, मुलायम सिंह जी के घर पे अखिलेश यादव जी के साथ शिवपाल यादव जी मौजूद, भारतीय जनता पार्टी के योगी जी कितनी बार गए? मुलायम सिंह जी स्वयं जब रहे, क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद नहीं दिया पुनः प्रधानमंत्री बनने का? क्या योगी जी के शपथ ग्रहण में पूरी समाजवादी पार्टी, सुनिए नाहिद जी, सुन लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, वो भी समाजवादी पार्टी की मेहरबानी सुन से लीजिए, है। आप सुन दरअसल लीजिए, आप धरातल की बातों को समझे। सुन लीजिए, मैं बता इस रहा हूं। तरह से पिछड़े दलितों को अपमानित करने से कोई फायदा नहीं हाँ, मिलेगा। सुन लीजिए, देखिए, ये और आपका ये विक्टिम कार्ड नहीं आप तो चलेगा। हरीश जी पूरी मौज में है, झगड़ा कहीं और हो रहा है। देखिए, हम सपा से नहीं लड़ना, हमने तो कैंडिडेट नहीं दिया है। लड़ो, ठीक है, सुन लीजिए, सही जा रहे हैं। आहत हो, लाखों लाख जनमानस उनसे जुड़ा हुआ है। देश के ऊपर दुखों का पहाड़ पांडे जी, आज गले पड़ गई बात। नहीं नहीं नहीं, ये इस चुनाव है नाहिद जी, ब्रजेश नाहिद जी। जी, आप प्लीज, नाहिद जी, नाहिद जी, अब आप शांत हो जाएं। नाहिद जी, नो नो नो, आप सुने बात को, दूसरे को देखिए, बोलने दें। ब्रजेश यस जी- पांडे जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, उपचुनाव है, इसलिए मैं सपा को इतना जवाब नहीं देना चाहता। जवाब लेकिन- क्या नहीं कहे हो, पहले राउंड में नहीं, टेप नहीं, चला दूं? देखिए, नहीं, अब नहीं, आप साधु बन रहे सुन हो। लीजिए, साधु नहीं। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं, ये जो चुनाव हुआ, नाहिद जी कह रहे हैं हमने इतनी सीटें पाई, असल में सपा की सरकार बननी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी नेतृत्व विहीन थी, इसलिए फिर से योगी जी रिपीट कर गए। वरना धरातल की जो रिपोर्ट है वो उस समय की, और अब भी जो श्रीवास्तव जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं देना चाहता है। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं करना चाहता, और एक बार कुछ लोगों ने सोचा कि सपा की सरकार आ रही है तो उन्होंने सपा को वोट किया, लेकिन अब उनको पता चल गया कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व थैंक यू, में शुक्रिया। सरकार नहीं आ सकती। पांडे जी, शांत, इसलिए ऑल राइट। अगला चुनाव ओके। वो सिर्फ और पांडे सिर्फ जी- भाई रामेश्वर पांडे जी, एक सेकंड, थैंक यू, रुक जाए, आप दोनों रुके, आप दोनों रुके। पांडे जी, थैंक यू, थैंक यू। लोकसभा चुनाव में देख लीजिएगा, पांडे जी, अब सिर्फ कांग्रेस की- थोड़ा सा सपोर्ट करो, रुक जाओ, थोड़ा सहयोग करो, रुक जाओ। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। रामेश्वर पांडे जी, थोड़ा इन लोग की पंचायत करा दो, इनका झगड़ा हो गया। ये लड़ने आए थे बीजेपी से, आपस में सर फोड़ लिए हैं, दोनों को खून निकल रहा है। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है विपक्ष का, और मेरा ख्याल है कि भाजपा के लिए बहुत ही अनुकूल है। देखिए, खड़े होकर हैरत- बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं हरीश जी, ये दोनों सर फोड़ डाल रहे एक दूसरे उनके का। पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी उन्हें यकीन ये नहीं। किसके लिए कह रहे हो? मैं नहीं, नाम लेना ये तो पड़ेगा। भाजपा के लिए कहा पक्का। नहीं, जी नहीं, उमा शंकर जी, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? जो कहे वो सब समझ गए हैं। ये मैं जिनके लिए कहा उन्हें समझना चाहिए। बड़ी अच्छी बात यह है कि मैं बहुत सराहूँगा भाजपा सपा के प्रवक्ता साथियों को, इसी तरह साहस के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा राजनीतिक एजेंडा क्या है। हम कई बार बहुत साहस के साथ विपक्ष में होते हुए भी प्रवक्ता के तौर पर साहस के साथ एक दूसरे पर प्रहार करते सर, हुए अपने कितना भी पैर पर साहस कुल्हाड़ी करो, मार बिना देते। पैरासूट के जहाज से थोड़ी कूद जाओगे सर। तो अपने पैर पांडे पर जी तो कुल्हाड़ी बिना मार पैरासूट के कूद रहे हैं, देखिए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा लैंड कहाँ करें। देते। अब बोल सबसे तो दिए हैं। हाँ, चलिए, ये भाजपा के लिए बहुत ही अनुकूल स्थित है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी वक्त है
विपक्ष के लोगों को, क्योंकि मैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के तौर पर हमेशा ये मानता हूँ कि अपरिमित सत्ता, एब्सोलूट पावर नहीं रहना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में, देश में, उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्ष मजबूती के साथ जो मुद्दे हैं, अभी हरीश जी समझा रहे थे, यह सच्चाई सारे भाजपा के लोग जानते हैं, यह सच्चाई नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, यह सच्चाई सारे भाजपा के बड़े लोग जानते हैं कि दरअसल इस देश में महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। और मैं कहूँगा कि अब कितनी नौकरियाँ मिल रही हैं, 8 साल हो गए, अब देखिए नौकरी दिख रही है। अभी मोदी जी ने कहा 1 लाख, ये अब तक क्यों नहीं होता रहा? मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियों का न होना, शिक्षा। लेकिन जब विपक्ष एक साथ जुटकर भाजपा के अच्छे कामों के खिलाफ बोलते बोलते राष्ट्र विरोध पर चला जाए, एपीजमेंट एक बड़ा मुद्दा है, तो आप उसकी सच्चाई तो स्वीकार करें। जी, तो विपक्ष को थैंक यू सर, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, सोचना पड़ेगा कि हर आदमी महंगाई से परेशान है, लेकिन ये मुद्दा नहीं क्यों बन पा रहा है? क्यों विपक्ष सड़क पर नहीं दिख रहा है? इस देश में राजनीति हुई है, थैंक यू सर, शुक्रिया सर, थोड़ा वक्त का अभाव है सर, और महंगाई एक मुद्दा रहा है, सड़कों पर दिखते रहे हैं। ओके, रमेश ठाकुर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो ओपिनियन बन रही है बाई इलेक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में, उससे किस तरह की तस्वीर आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो होगा? देखिए ब्रजेश जी, चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उनको हमेशा बड़े चुनावों से जोड़ा जाता है। चूंकि अब 1.5 साल रह गए आम चुनाव के लिए, 24 में जाना है, उससे पहले जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनको सबको सेमीफाइनल बताया जा रहा है, लेकिन अपनी अपनी महत्ता होती है चुनाव की। लेकिन अभी रामेश्वर सर ने बिल्कुल सही कहा कि दुर्भाग्य इस बात का है कि विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है और एक साथ लड़ नहीं पा रहा है, और उनके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके अंदर एकजुटता नहीं है। यही वजह है इतने बड़े मुद्दे आज़ादी के बाद से अब तक देखो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, और अभी जो हालिया 3-4 जो रिपोर्टें आई हैं, WHO ये कह रहा है कि भुखमरी सबसे ज़्यादा है, इंडेक्स भुखमरी की रिपोर्ट कह रही है। और उत्तर प्रदेश को लेके जो 3 रिपोर्टें बिल्कुल सामने हैं, चाहे महामारी को लेके चाहे भुखमरी को, ये सारी चीज़ों को लेके कोई उठा नहीं पा रहा है। उठना चाहिए इस मुद्दों को लेके। जब आप इस चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दोगे और एक एक छोटी जो पार्टियां हो चाहे बड़ी पार्टियां, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, बिल्कुल वॉक ओवर दे देंगे, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी आप आगे अच्छा करती रहेगी। और रही बात जो मैनपुरी की बात है, देखो एक ऐसी सीट है जो इनकी एक पारंपरिक सीट रही है, इसको यथावत रखना चाह रहे हैं। अभी वीरेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी बात कही है। देखो अब समाजवादी पार्टी के पास समूचे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कोई ऐसी सीट नहीं बची है जिनको ये सुरक्षित कह सके, तो इसलिए ले दे के क्या बचता है? मैनपुरी बचता है, तो मैनपुरी को सुरक्षित मानेंगे, तो उसीलिए उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अन्य प्रवक्ता और मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि सबने अपने अपने महत्वपूर्ण पक्ष आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किया। आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आप सबका बहुत शुक्रिया। चुनाव है बहुत दिलचस्प, हम लगातार आपको अपडेट और डिबेट देते रहेंगे। नमस्कार।